हेलो एवरीवन। मेरा पहला टॉपिक है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। इसका इंग्लिश नेम है और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरआरबी के नाम से भी जानते हैं। तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इसकी स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के द्वारा की गई। एंड इस अधिनियम के द्वारा ही आरआरबी के नियमन, इसके निर्देशन, इसकी समाप्ति संबंधी सभी जो दिशा निर्देश है इसी अधिनियम के जरिए जो है किए जाते हैं। एंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वाणिज्यिक बैंक की तरह सिर्फ लाभ कमाना इसका उद्देश्य नहीं होता है। मतलब क्षेत्रीय वाणिज्यिक बैंकों का लक्ष्य सिर्फ लाभ कमाने होता है। वैसे सब बैंकों का होता है, लेकिन जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ये लाभ कमाना इसका सिर्फ उद्देश्य नहीं होता है। लाभ कमाने के साथ साथ ये साख सृजन के माध्यम से, साख सृजन सुविधाओं के माध्यम से ये जो है ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ये साख सृजन सुविधाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र का विकास करती है। तो इसीलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वाणिज्यिक बैंक से अलग होता है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संरचना कैसी होती है, तो इसे किसी भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में मुख्य रूप से 3 संस्थाएं कार्य कर रही होती हैं। पहला तो राज्य सरकार की भूमिका इसमें 50% की होती है। राज्य सरकार की भूमिका इसमें 15% की होती है। केंद्र सरकार की भूमिका इसमें 50% की होती है। एंड इसमें प्रायोजक बैंक होता है, प्रायोजक बैंक की भूमिका इसमें 35% की होती है। तो ये जो 3 संस्थाएं होती हैं ये आरआरबी में जो कार्य करती हैं। एंड जो है ये जो तीनों होती हैं, इसमें जो प्रायोजक बैंक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रायोजक बैंक जो है आरआरबी के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करता है, प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। एंड उनमें जो है उनके आरआरबी के जो प्रबंधकीय एंड वित्तीय संबंधी जो आवश्यकताएं होती हैं, सहायता होती है, वो प्रायोजक बैंक करता है। तो उनके प्रबंधन से संबंधित, उनकी वित्तीय जो सहायता से संबंधित जो आवश्यकताएं होती हैं वो प्रायोजक बैंक पूरा करता है। एंड प्रायोजक बैंक जो है एक निश्चित राशि या फिर कह लो एक पूंजी का जो है एक निश्चित मात्रा में जो पूंजी का जब आरआरबी को जो पूंजी की ज़रूरत पड़ती है तो एक निश्चित पूंजी की मात्रा को जो निवेश भी करता है आरआरबी जैसे बैंकों में। तो इसीलिए जो प्रायोजक बैंक जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो है इसीलिए इसकी भूमिका राज्य सरकार से भी अधिक है, क्योंकि जो इसके कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, इसके प्रबंधन का कार्य करना, प्रबंधन में सहायता करना, तो इसीलिए प्रायोजक बैंक जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो है आरआरबी में। तो वैसे सभी बैंकों में जो कुछ ना कुछ हमें समस्याएं, चुनौतियां देखने को मिलती हैं, उसी प्रकार आरआरबी में भी इसकी समस्याएं ये हैं कि इसमें जो है सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप होता है। तो सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप होने की वजह से जो है ये बैंक अपने ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जो है ये इनमें जो है पूंजी का भी अभाव देखने को मिलता है। तो दूसरी समस्या ये है कि इनमें पूंजी का अभाव होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई बैंक किसी दूसरे पर निर्भर रहेगा अपने विकास के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहेगा, तो वो अपने ढंग से विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बात उसी व्यक्ति को पता रहेगा कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, जिससे मैं डेवलप कर पाऊँगा, विकसित कर पाऊँगा, मेरे पास पूंजी अधिक हो पाएगी। तो वो बैंक को ही पता है, लेकिन वो जो है वो सरकार पर निर्भर है। तो इसलिए जो है ये बैंक में अधिक सरकार का हस्तक्षेप होता है, जिससे ये जो अधिक लाभ का पूंजी नहीं जुटा पाते हैं। और तीसरी समस्या ये देखने को मिलती है कि इनमें प्रबंधकीय क्षमता का अभाव होता है। मतलब इनका जो मैनेजमेंट होता है इन बैंकों का सही ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि जो है इनमें कह लो कि इनमें प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव होता है। मतलब ऐसे कर्मचारी नहीं मौजूद होते हैं जो इनके जो है प्रबंधन को अधिक अच्छे ढंग से कर सकें। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण जो समस्याएं हमें क्षेत्रीय ग्रामीण जैसे बैंकों में हमें देखने को मिलती हैं। तो इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए नाबार्ड जो एक कृषि क्षेत्र का विकास करने वाला बैंक है, नाबार्ड के परामर्श से आरआरबी के एकीकरण करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। एकीकरण करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। जैसे मान लो सभी जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है अगर एकजुट हो जाएंगे तो वो जो एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और एक दूसरे की समस्याओं को हल करेंगे। एंड जो है एकीकरण की भावना से जो है वो पूंजी छुटा पाएंगे और अपने बैंकिंग क्षेत्र का जो विकास कर पाएंगे आधुनिक ढंग से। तो जो है
अगर बैंकों का एकीकरण किया जाए तो बैंकों की परिचालन लागत जो होती है वो कम हो जाएगी, उनके जो कार्यों से संबंधित जो लागत होती है उसमें कमी आ जाएगी, एंड जो है उनकी जो दक्षता होती है, उनकी कार्यप्रणाली होती है, उसमें सुधार आ सकती है। तो इसीलिए नाबार्ड ने ये परामर्श दिया कि सिफारिश की कि इन बैंकों का एकीकरण किया जाना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक क्या होते हैं? तो जो सहकारी बैंक होते हैं ये एक प्रकार की समितियाँ होती हैं। तो जो सहकारी जो होती है या ऐसी समितियाँ होती हैं जो कि बैंकिंग का कार्य करती हैं, और इन समितियों पर इन जो अधिकार होता है, स्वामित्व होता है, इनके सदस्यों का होता है। तो ये जो समितियाँ होती हैं इनमें जो है 15 से 20 सदस्य जो होते हैं वो मौजूद होते हैं एक समिति में। तो इस समिति के जो प्रबंधन और इसके जो नियंत्रण का जो कार्य होता है इसके सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। एंड इस समिति पर इसके सदस्यों का ही जो है स्वामित्व होता है, अधिकार होता है। एंड जो सहकारी बैंक होते हैं इनकी यह मान्यता होती है कि जब तक जो है सामूहिक विकास जब तक सामूहिक विकास को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा तब तक हम जो है आर्थिक विकास नहीं कर पाएंगे। तो जब तक समाज के हर एक व्यक्ति को सम्मिलित करके विकास की धारा में जब तक सामूहिक विकास नहीं किया जाएगा तब तक हमारा अर्थव्यवस्था भी विकसित नहीं हो पाएगा, तब तक हमारा आर्थिक विकास भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो है इसीलिए बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याएं जब तक हल नहीं होगी तब तक हमारा ना आर्थिक विकास होगा और ना ही सामूहिक विकास होगा। तो इसीलिए जो है ये जो बैंक है, सहकारी बैंक है, इन बैंकों की जो स्थापना है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास करने के उद्देश्य से जो है इनकी स्थापना की गई, ताकि जो है ये जो है हमारे जो विकास की जो धारा है उसमें ऐसे व्यक्तियों को शामिल कर सके जो कि अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, जिससे हम सामूहिक विकास को प्रोत्साहित कर सकें। तो इसीलिए इन बैंकों की स्थापना की गई। तो हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियाँ होती हैं। एक तो राज्य सूची, दूसरी संघ सूची, तीसरी समवर्ती सूची। तो जो हमारा संघ सूची होता है, जो बैंकिंग होता है, बैंकिंग जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। एंड जो सहकारी समितियों का निगमीकरण, उनकी संरचना, उनकी समाप्ति, ये जो कार्य होता है ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार जो है जो बैंकिंग का कार्य करने की वजह से जो है सरकार भी इस पर अधिकार करता है, एंड जो है निगमीकरण का कार्य तो राज्य सरकार द्वारा किया ही जाता है सहकारी बैंकों का। तो इसीलिए जो है सहकारी बैंकों पर जो दोहरा नियमन का समस्या देखने को मिलता है, दोहरा नियमन होता है। राज्य सरकार एंड केंद्र सरकार दोनों जो है दोनों समान मात्रा में जो इन बैंकों पर जो अधिकार करते हैं। एंड उसी प्रकार जैसे हर बैंकों में जैसे समस्याएं, चुनौतियां देखने को मिलती हैं, उसी प्रकार सहकारी बैंकों में भी हमें कुछ चुनौतियां, समस्याएं देखने को मिलती हैं। पहला तो ये है कि इन बैंकों में जो हमें दोहरे नियमन की समस्या देखने को मिलती है। दोहरे नियमन की समस्या मतलब दोहरे नियमन मतलब एक तो राज्य सरकार द्वारा इनकी जो है इनकी जो प्रबंधन, इनकी समाप्ति, इनकी ऑडिट, इनकी फाइंड अप संबंधी जो सब प्रक्रिया होती है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। और आरबीआई जो होता है, आरबीआई इन बैंकों को लाइसेंस देता है एंड इनके जो ऋण की जो नीति होती है वो तय करता है। तो इसीलिए जो है आरबीआई तो केंद्र सरकार का ही संस्था है, तो इसीलिए हम आरबीआई कह लो या फिर केंद्र सरकार कह लो। तो इसीलिए आरबीआई एंड राज्य सरकार यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों का जो है स्वामित्व, दोनों की समस्याएं जो है इन बैंकों पर हमें बनी रहती हैं। एंड इन बैंकों में एंड जो है दूसरी समस्या ये है कि अपारदर्शी शासन नीति जो होती है, मतलब गोपनीय ढंग से जो है शासन नीति, उसे हम अपारदर्शी शासन नीति कहते हैं। तो अपारदर्शी शासन नीति के कारण जो इसमें अनियमितता देखने को मिलती है, इसमें नियम का अभाव देखने को मिलता है हमें। एंड जो ये जो बैंक होते हैं आधुनिक जो तकनीकें होती हैं उनको स्वीकार करने में जो अधिक पिछड़े हुए होते हैं। तो जो आधुनिक तकनीकें होती हैं वो जो ये बैंक जो होते हैं उनको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो ये जो तीसरी समस्या होती है बैंकों में देखने को मिलती है, क्योंकि जो है आधुनिक तकनीक को स्वीकार करने के लिए हमें अधिक पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी इन बैंकों को। तो जबकि इनके पास वैसे उस ढंग से, उस हिसाब से इनके पास पूंजी मौजूद नहीं होती है, इसीलिए बैंक जो आधुनिक तकनीक को अपना नहीं पाते हैं। एंड इनमें पेशेवर जो दक्षता होती है, पेशेवर दक्षता का भी अभाव देखने को मिलता है। तो ये जो कुछ समस्याएं होती है सहकारी बैंक में हैं। और नेक्स्ट जो जैसे कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों में सहकारी बैंकों की स्थापना की जा रही है
तो उसके लिए जो है बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के अंतर्गत जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी सहकारी बैंकों की स्थापना की जा सकती है। लेकिन जो है 1965 से 66 में जो आरबीआई को जो सहकारी बैंकों से संबंधित सहकारी बैंकों के प्रबंधन से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ देने के लिए जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में जो है संशोधन किया गया, ताकि जो है सहकारी बैंकों के नियम से संबंधित जो है आरबीआई को कुछ शक्तियाँ प्रदान की जा सके। फिर भी जो है आरबीआई को इस संबंध में जो है शक्तियाँ प्रदान की गई, फिर भी जो इसमें दोहरे नियमन की समस्या ही बनी ही रही। एंड अब हम देखेंगे वाणिज्यिक बैंक एंड सहकारी बैंक में अंतर। तो जो वाणिज्यिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंक इनकी जो स्थापना है वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत जो है एक बैंकिंग कंपनी के रूप में जो है वाणिज्यिक बैंक की स्थापना की गई। एंड इसका जो पंजीकरण होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंट्रोल के यहाँ जो आरओसी के यहाँ जो है इसका पंजीकरण होता है। वाणिज्यिक बैंकों का पंजीकरण होता है। एंड जो है वाणिज्यिक बैंक जो बैंकिंग का कार्य करते हैं, तो बैंकिंग का कार्य करने की वजह से जो है इनके जो निगमीकरण का जो कार्य होता है वो बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के प्रावधानों के तहत जो आरबीआई द्वारा जो है इसका नियमन किया जाता है। एंड जो वाणिज्यिक बैंक होता है इसका उद्देश्य जो है अधिक से अधिक लाभ कमाने का होता है। एंड जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं इनकी जो शाखाएं होती हैं पूरे भारत में खोली जा सकती हैं, भारत में किसी भी क्षेत्र में जो इनकी शाखाएं खोली जा सकती हैं। तो ये रहा वाणिज्यिक बैंक। अन्य सहकारी जो बैंक होते हैं, सहकारी बैंक जो होते हैं इनकी स्थापना जो है सहकारी समिति के रूप में, सहकारी बैंकों की स्थापना सहकारी समिति के रूप में राज्य सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जो है इनकी स्थापना की गई। राज्य सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापना की गई सहकारी समिति के रूप में इनका जो पंजीकरण होता है रजिस्ट्रार ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के यहाँ जो इनका पंजीकरण कराया जाता है सहकारी बैंकों का। एंड इनकी जो स्थापना होती है एंड इनका जो नियमन होता है, इनका नियमन आंशिक रूप से जो है आरबीआई के द्वारा एंड आंशिक रूप से जो है राज्य सरकार के द्वारा होता है। तो इसलिए जो है इनका जो है दोनों के द्वारा जो है इनका नियमन किया जाता है। इनका जो नियमन होता है पूरी तरह से आरबीआई के द्वारा नहीं किया जाता है। जैसे कि वाणिज्यिक बैंक में जो है वाणिज्यिक बैंकों का नियमन जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आरबीआई करता है, उसी प्रकार इसमें जो है आरबीआई नहीं करता है। आरबीआई का आंशिक रूप से होता है, राज्य सरकार भी आंशिक रूप से जो इनके नियमन का कार्य करता है। एंड जो इनकी स्थापना जो होती है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के जो विकास करने के उद्देश्य से, ताकि ये बैंक जो अधिक से अधिक साख सृजन सुविधाएं के माध्यम से जो है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में जो उपलब्ध कराकर जो उनके विकास कर सके। और जो सहकारी बैंक होते हैं सामान्यतः इनकी जो शाखाएं होती हैं यहाँ पे एक ही राज्य में देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी सहकारी समितियों की स्थापना करना जरूरी है, तो उसके लिए बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत जो है उसकी भी स्थापना की जा सकती है। तो जो सहकारी बैंक होते हैं, सहकारी बैंक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ग्रामीण सहकारी बैंक होते हैं, दूसरा शहरी सहकारी बैंक होते हैं। ग्रामीण सहकारी बैंक 2 प्रकार के, एक अल्प अवधि वाले, एक दीर्घ अवधि वाले। अल्प अवधि वाले में पहला है राज्य सहकारी बैंक, दूसरा है जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, तीसरा है प्राथमिक कृषि साख समितियाँ। तो ये जो अल्प अवधि वाले बैंक है। दूसरा जो है दीर्घ अवधि वाले बैंक, दीर्घ अवधि वाले में राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक एंड जो है प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो इसलिए जो दीर्घ अवधि वाले बैंक है तो जो है सहकारी बैंकों में जो है एंड जो शहरी सहकारी बैंक है, शहरी सहकारी बैंक 2 प्रकार के होते हैं, एक अनुसूचित बैंक होते हैं, दूसरा गैर अनुसूचित बैंक होते हैं। तो इस प्रकार की सहकारी बैंकों की संरचना है। एंड जो सहकारी बैंक है, सहकारी बैंकों की जो है अब हम सुधार के बारे में पढ़ेंगे। सहकारी बैंकों के सुधार तो जो है जो शहरी सहकारी बैंक है, शहरी सहकारी बैंकों के जो है प्रभावी रूप से नियमन के लिए एक राज्य स्तरीय समिति ने सुझाव दिया
उस राज्य स्तरीय समिति के सुझावों के आधार पर जो है संसद ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में संशोधन करने का जो है उद्देश्य संशोधन करने पर ध्यान केंद्रित किया। और जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में संशोधन करने का उद्देश्य यही था कि सहकारी बैंकों से संबंधित जो है असहकारी बैंकों के नियमन से संबंधित जो है अधिक शक्तियाँ जो है आरबीआई को दिया जा सके। तो जो है आरबीआई को जो है इन बैंकों के जो कार्यप्रणाली में अधिक ढंग से अच्छे ढंग से सुधार करने के लिए आरबीआई को जो है शक्तियाँ प्रदान की गई ताकि इन बैंकों के जो कार्यप्रणाली में सुधार किया जा सके। तो इस संशोधन के जरिए जो आरबीआई को अधिकार दिया गया। पहला सुधार ये किया गया, पहला सुधार प्रबंधकीय क्षमता में सुधार किया गया। तो पहला सुधार इन बैंकों के प्रबंधकीय क्षमता में सुधार किया गया। तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे। पहला जो है ये जो बैंक होते हैं, जो सहकारी बैंक है, सहकारी बैंकों के जो निदेशक मंडल है, जो शहरी सहकारी बैंक है, इनके जो निदेशक मंडल होते हैं, मतलब जो सदस्यों की जो संस्था होती है उसी को हम निदेशक मंडल कहते हैं। तो इनके जो निदेशक मंडल होता है, ये प्रावधान किया गया है कि इसके निदेशक मंडल का 51% जो सदस्य हैं, 51% सदस्य ऐसे होने चाहिए जो कि अर्थव्यवस्था, नियम, कानून, इन सभी मामलों में जो है वो ज्ञाता हो, मतलब इन सभी मामलों में जो है वो उसको ज्ञान हो। तो अगर ऐसे कर्मचारी को, ऐसे निदेशक को अगर नियुक्त नहीं किया जाता है जो कि इन सभी मामलों से संबंधित उसके पास विशेष ज्ञान हो, तो ऐसी स्थिति में आरबीआई जो है उस निदेशक को जो उसके पद से हटा सकता है। एंड दूसरा सुधार ये किया गया है कि आरबीआई द्वारा जो प्रबंधकों की योग्यता एंड उनके लिए आवश्यक शर्तों का जो निर्धारण है वो आरबीआई द्वारा ही किया जाएगा। तो उनकी नियुक्ति से संबंधित जो योग्यता है, जो आवश्यक शर्तें हैं, उस निदेशक के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, तो इन सभी का जो निर्धारण होता है आरबीआई द्वारा किया जाएगा। एंड जो आरबीआई जो है ग्रामीण सहकारी बैंकों के अध्यक्ष यदि अयोग्य हैं, तो अयोग्य होने की स्थिति में आरबीआई जो है उस अयोग्य अध्यक्ष को हटाकर अपने ढंग से किसी व्यक्ति को जो है अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। तो ऐसे सुधार जो है इन बैंकों के प्रबंधकीय क्षमता में किया गया। एंड आरबीआई अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है तो आरबीआई इन बैंकों के जो है प्रबंधन से संबंधित जो है जो सारी शक्तियां हैं वो अपने अधिकार में ले सकता है। तो ऐसे सुधार इसलिए किए गए ताकि ये बैंक जो है अपने अच्छे ढंग से कार्य कर सके, ताकि ये जो है अपने निदेशक मंडल में ऐसे लोगों को नियुक्त करें जो कि उसके लिए उत्तरदायी हैं, उसके लिए वो योग्य हैं, ना कि अयोग्य व्यक्तियों को उसमें नियुक्त करें। तो पहला तो सुधार ये किया गया। दूसरा सुधार इनके वाइंड अप एंड जो है इनके और इनके जो ऑडिट संबंधित सुधार किया गया है। तो ऑडिट मतलब होता है किसी संगठन, संस्था, इन सभी के जो कार्य प्रणाली होती है, इनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं, कार्य की प्रक्रिया होती है, उनमें पारदर्शिता लाना, पारदर्शिता का परीक्षण करना कि किस हद तक जो है इनके कार्य प्रणाली में पारदर्शिता है, किस हद तक जो है ये कार्य कर रहे हैं अधिक अच्छे ढंग से। तो जो सहकारी जो बैंक होते हैं, सहकारी बैंकों का ऑडिट जो है आरबीआई द्वारा बताया गया जो ऑडिटर द्वारा ही किया जाएगा। एंड जो है यह प्रक्रिया जो पारदर्शी तरीके से की जाएगी। एंड जो इनके वाइंड अप संबंधी जो सुधार होते हैं, वाइंड अप मतलब जो है किसी भी बैंक की जो गतिविधि होती है, कार्य प्रणाली होती है, विशेषताएँ होती हैं, उनको जो है समाप्त करना। तो इनके जो वाइंड अप संबंधी जो प्रक्रिया होती है उनको जो अधिक पारदर्शी ढंग से करने के लिए जो है आरबीआई को विशेष अधिकार दिया गया ताकि जो है बैंकों के वाइंड अप संबंधी जो कार्य होते हैं उसको अधिक जो है पारदर्शी ढंग से आरबीआई जो है करवा सके। इसमें नेक्स्ट सुधार इन बैंकों में ये किया गया है कि इनको जो है शेयर सिक्योरिटी में सुधार किया गया। तो पहले जो है पहले सहकारी बैंकों को जो है शेयर सिक्योरिटी जारी करने का अधिकार नहीं था। इस वजह से जो ये बैंक जो है पूंजी के अभाव से जूझते थे, मतलब शेयर सिक्योरिटी जारी ना करने की वजह से जो है इनमें पूंजी का अभाव होता था। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए जो इनमें जो है यह अधिकार दिया गया कि ये बैंक जो है सहकारी बैंक जो है शेयर सिक्योरिटी जारी कर सकते हैं। तो शेयर सिक्योरिटी जारी करने का उद्देश्य यही था कि इन बैंकों के कार्यप्रणाली में सुधार किया जा सके, इन बैंकों के जो है दक्षता में सुधार किया जा सके। नेक्स्ट है मॉरिटोरियम संबंधी सुधार। तो जो मॉरिटोरियम मतलब होता है बैंकों की जो है कार्यप्रणाली को जो है समाप्त ब्रेक लगा देना, तो उसी को मॉरिटोरियम कहते हैं। तो ये सुधार किया गया है कि आरबीआई जो है किसी भी बैंक को जो है मॉरिटोरियम में रखे बिना ही उनके जो कार्यप्रणाली से संबंधित जो योजना है, उनके पुनर्गठन की जो योजना है
उनको जो पुनर्गठित करने की जो योजना है वो बना सकता है, बिना उसको मोरेटोरियम में रखे जो है वो बनाएगा। तो ऐसे सुधार जो इन बैंकों में किए गए। एंड कुछ अन्य सुधार भी सहकारी बैंकों में किए गए, जैसे कि सहकारी बैंकों को अधिकार दिया गया है कि वे जो है अपनी इच्छा के अनुसार जो है वे लघु वित्त बैंक में परिवर्तित भी हो सकते हैं। एंड RBI द्वारा जो है सभी सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली के आधार पर जो है उनको 4 भागों में जो है बांटने, उनको जो है 4 स्तरीय संरचना में जो है बांटा। तो सभी बैंकों की कार्यप्रणाली को जांचा गया और फिर उनको 4 स्तरीय संरचना में बांटा गया, जैसे कि टियर फर्स्ट, टियर सेकेंड, टियर थर्ड एंड टियर फोर्थ। टियर फर्स्ट में जो है 100 करोड़ रुपए तक की जो है जमा को रखने वाले सहकारी बैंक को रखा गया। टियर सेकेंड में 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक की जमा रखने वाले जो है सहकारी बैंक को रखा गया। टियर थर्ड में 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक की जमा रखने वाले सहकारी बैंक को रखा गया। टियर फोर्थ में 10,000 करोड़ से अधिक तक के जमा रखने वाले जो है रिजर्व रखने वाले बैंकों को रखा गया। तो इस प्रकार सभी सहकारी बैंकों को उनके कार्यप्रणाली के आधार पर जो है उनके प्रदर्शन के आधार पर जो है उनको जो है 4 भागों में बांटा गया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नाबार्ड। नाबार्ड जो है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो नाबार्ड की जो स्थापना है 12 जुलाई 1982 को शिव रामन समिति की सिफारिश के आधार पर की गई। एंड जो है यह जो है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास के लिए जो विभिन्न संस्थाएं होती हैं उन संस्थाओं के माध्यम से जो है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में जो साख सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो है इसकी स्थापना की गई। एंड यह भारत सरकार और RBI की सहायता से ग्रामीण विकास के लिए, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए जो एक विकास बैंकिंग का जो है कार्य करता है। तो जो वित्तीय संस्था होती है, जो मतलब बैंक होते हैं, बैंक जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं जैसे कि वाणिज्यिक बैंक, तो जो नाबार्ड है, नाबार्ड जो है सहकारी जैसे कि वित्तीय संस्थाएं जैसे कि सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, इन सभी के माध्यम से जो है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र को जो है वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना एंड जो है उनको जो है विभिन्न प्रकार की साख सुविधाएं उपलब्ध कराना जो है इसका उद्देश्य है। तो नाबार्ड जो वित्तीय संस्था मतलब नाबार्ड डायरेक्ट उन क्षेत्रों का विकास नहीं करता है, बल्कि जो है वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण लेकर उन क्षेत्रों का विकास करता है। तो इसीलिए नाबार्ड जो है विकास बैंक का कार्य करता है। एंड जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है पेमेंट बैंक जिसको हम भुगतान बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो जो पेमेंट बैंक होते हैं संसाधनों की गतिशीलता को बढ़ाने तथा वंचित वर्ग को जो है विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अब भुगतान बैंक की जो है शुरुआत की गई, ताकि जो है हमारे जो संसाधन हैं वो गतिशील हो सके और जो हमारे आर्थिक विकास की धारा है उसमें वंचित वर्गों को शामिल किया जा सके। एंड जो है ये जो भुगतान बैंक है ये ग्राहकों को कई प्रकार की सुविधाएं भी देता है। नहीं, जो संसाधन होते हैं इसके बारे में मैंने बताया था कि संसाधन गतिशील कैसे होते हैं। मतलब मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए है और वो मैं अपने घर में ही रखी हूँ, मतलब कैश के रूप में रखी हूँ और मैं उसको बैंक में नहीं जमा करती हूँ, मैं अपने घर पे ही रखी हूँ। तो वो जो है इस प्रकार जो संसाधन है वो गतिशील नहीं है। अगर मैं उसको बैंक में ले जाके रखती हूँ तो उसी को कहते हैं संसाधन गतिशील हो रहे हैं, क्योंकि मैं उसको बैंक में रखूँगी तो बैंक उन पैसों पर मुझे ब्याज देगा और वो जो है उन पैसों को किसी दूसरे व्यक्ति को ऋण देने में यूज करेगा। लेकिन मैं जब चाहूँ तब उन पैसों को अपना निकाल सकती हूँ, लेकिन वो जो है उसका प्रयोग ऋण देने के लिए करेगा। तो इस प्रकार जो है संसाधन गतिशील हो जाते हैं और हमारी आर्थिक जो स्थिति है अर्थव्यवस्था की वो भी सुधरती है। तो इसीलिए संसाधन की गतिशीलता जो है महत्वपूर्ण है समाज में। अर्थव्यवस्था में संसाधनों की गतिशील होना जो है काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसी वजह से जो है सरकार जो है नोटबंदी की थी, क्योंकि लोग जो है अपने घरों में जो अधिक पैसे रखने लगे थे, जिससे जो है संसाधनों की गतिशीलता का जो स्थिति है वो बिगड़ गया था। इसलिए जो है सरकार ने नोटबंदी की ताकि लोग जो है अपने पैसों को जो है बैंकों में जमा करें। एंड जो
ये जो सहकारी बैंक है ये जो पेमेंट बैंक है कई प्रकार की सुविधाएं देते हैं, जैसे कि इन बैंकों को यह ग्राहकों को लघु वित्त बैंक जो है खोलने की सुविधा देता है। मतलब ऐसा बैंक जो कम समय में जो है उनको वित्त की सुविधाएं प्रदान करे, मतलब अधिक सरल ढंग से जो उनको वित्त की सुविधाएं प्रदान करे, तो ये जो है सुविधा देता है। एंड जो ये प्रवासी श्रमिक होते हैं, प्रवासी श्रमिक मतलब किसी गांव से कोई परिवार जो है शहर में आके, मतलब मेरा ही जैसे परिवार अगर आके दिल्ली में बस जाएगा तो हम प्रवासी जैसे मेरे पापा जो अगर गांव से आके दिल्ली में रहने लगे, काम करने लगे, तो वो प्रवासी श्रमिक हो जाएंगे। तो जो प्रवासी श्रमिक होते हैं उनका जो है प्रवासी श्रमिक और निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति, मतलब जिनके पास बहुत कम पैसे, जो बहुत कम कमा पाते हैं महीने में, तो उनको हम निम्न आय वर्ग, जैसे मेरे पापा कह लो, निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग। अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग किसे कहते हैं? अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग जो कि दुकानों में, जैसे दुकान में जो कार्य करते हैं लोग, जो मतलब जिसका दुकान होता है तो वो तो होता है, और बाकी जो सहायक के रूप में लोग लगे रहते हैं वो अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास जो है कोई मतलब ऐसी उनके पास जो है मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो कार्य छोड़ दें तब भी उनको जो है आय मिलता रहे, ऐसा नहीं है। अगर वो कार्य करेंगे तभी उनको पैसे मिलेंगे। और जबकि औपचारिक क्षेत्र उसे कहते हैं जो कि ऐसा जो कार्य करे औपचारिक क्षेत्र में, जिसके पास जो है उसको जो है ऐसे कोई निश्चित अवधि में उसको अवकाश में मिले। एंड जैसे संडे को अवकाश रहता है औपचारिक क्षेत्र के लोगों का, और एंड उसको अगर वो कोई उसका तबीयत ख़राब हो गया या फिर कुछ ऐसा हो गया है, अगर वो ड्यूटी पर नहीं भी जाता है तो भी उसका सैलरी जो है हर महीने उतना ही आएगा जितना आता है। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने लोगों को जो है धन स्थानांतरित करने की जो है सुविधा देता है पेमेंट बैंक, ताकि वो जो लोग हैं जो कि इन क्षेत्रों से संबंधित हैं वो अपना धन का स्थानांतरण कर सकें। तो सहकारी बैंकों की विशेषताएं क्या होती हैं, इनकी गतिविधियां क्या होती हैं? जो सहकारी बैंक होते हैं यह मांग जमा को स्वीकार कर सकते हैं, मतलब डिमांड डिपॉजिट मतलब हम जब चाहे तब अपने पैसे को जाकर बैंकों से जो मांग सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, वो डिमांड डिपॉजिट होता है। एक फिक्स डिपॉजिट होता है। फिक्स डिपॉजिट मतलब उसमें एक निश्चित अवधि तय कर दी जाती है कि इस अवधि को मैं जो है पैसे निकालूंगा। तो दो प्रकार की डिपॉजिट होती है, जमा होता है, एक फिक्स डिपॉजिट, एक जो है डिमांड डिपॉजिट। तो ये जो बैंक है पेमेंट बैंक, ये जो है डिमांड डिपॉजिट जमा कर सकता है, तथा ये जो प्रारंभ होता है, प्रारंभ में ये प्रति व्यक्ति जो है 2 लाख रुपए तक का जो है बैलेंस रख सकता है। मतलब एक व्यक्ति जो है 2 लाख रुपए तक का जो है जमा इन बैंकों में रख सकता है। एंड जो है यह डेबिट कार्ड जो है जारी कर सकता है, एंड ये बैंक जो है पेमेंट बैंक जो है ऋण, इसको जो ऋण देने का कोई अधिकार नहीं होता है, इसीलिए जो है क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक तरह का ऋण की स्थिति होती है। इसमें जो लोग जो है ऋण लेते हैं, क्रेडिट कार्ड के जरिए जो है लोग बैंकों से ऋण लेते हैं और उनको एक निश्चित अवधि के जरिए निश्चित अवधि तक जो है उस ऋण को चुकाना होता है। तो इसलिए जो है ये क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता है सहकार पेमेंट बैंक। एंड जो भुगतान बैंक है, पेमेंट बैंक है, यह बैंकिंग का कार्य करता है, इसलिए इसको CRR एंड SLR जैसे जो सुविधाएं, जैसे जो क्रियाएं होती हैं वो करने होते हैं। तो और जो भुगतान बैंक होते हैं इनको अपने निवल देयता मतलब जो लोग पैसे जमा करते हैं उनको जो जितना इनके पास पैसे होते हैं जिनको ये फिर दूसरों को ऋण देने के लिए करेंगे, उसी को हम निवल देयता कहते हैं। तो ये अपने निवल देयता का जो है लगभग 75% हिस्सा जो है इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना अनिवार्य होता है। तो ये 75% हिस्सा जो है सरकारी प्रतिभूतियों में लगाएंगे, ये लगाना इनको अनिवार्य होता है। एंड जो नेक्स्ट हमारा जो बैंक है वो है लघु वित्त बैंक, इसको हम स्मॉल फाइनेंस बैंक भी कहते हैं। तो RBI द्वारा जो कई प्रकार के उद्देश्य
कई प्रकार के उद्देश्यों को देखकर जो है लघु वित्त बैंक को जो है लाइसेंस दिया गया एंड इसकी स्थापना की गई। तो आरबीआई जो है, आरबीआई को जो कई प्रकार के मुख्य लक्ष्य एंड उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है ऐसा करने का सोचा। जैसे कि बचत माध्यम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, मतलब बचत को अधिक रखने के लिए, ताकि जो बचत प्रवृत्ति को अधिक बढ़ाया जा सके, लोग अपनी जमा को सुरक्षित रख सके बैंकों में। तो ये पहला उद्देश्य ये था। एंड जो छोटी इकाई होती है, जो सीमांत एवं लघु किसान होते हैं, सूक्ष्म उद्योग होते हैं, असंगठित क्षेत्रों की संस्थाओं को, इन सभी को जो आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से बहुत कम लागत पर यानी कम ब्याज दर पर ही जो उनको ऋण उपलब्ध कराना। तो इसलिए जो है एंड जो लघु वित्त बैंक होते हैं, ये जो वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को पूरा करने में भी सहायता करते हैं। तो इन सभी उद्देश्यों को देखते हुए जो है आरबीआई ने जो है लघु वित्त बैंक की स्थापना करने पर जो है स्थापना किया एंड इसको लाइसेंस दिया। तो इसलिए जो लघु वित्त बैंक की गतिविधियाँ क्या हैं, तो लघु वित्त बैंक की पहली गतिविधि तो ये है कि यह बैंकों से जो है यह जो बैंक है ग्राहकों को जो है ग्राहकों से जमा स्वीकार कर सकता था तथा उनको जो है आवश्यकता पड़ने पर जो है उनको जो है ऋण भी उपलब्ध कराने का कार्य करता है। एंड जो है इसके द्वारा दी जाने वाली जो सुविधाएं होती हैं, उसमें वंचित वर्ग जो होता है, वंचित वर्ग को जो अधिक प्राथमिकता दी जाती है। तो ये जो लघु वित्त बैंक होते हैं वंचित वर्गों को जो अधिक ऋण देने का कार्य करते हैं। एंड जो इन्हें जो है CRR एंड SLR की जैसे नियम जो होते हैं इनको पालन करना होता है, इन क्रियाओं का पालन करना होता है। मैंने SLR CRR मैंने बताया था आरबीआई वाले चैप्टर में। एंड ये जो बैंक होते हैं, इन बैंकों के अपने जो है निवल जो ऋण होता है, निवल ऋण मैंने बताया अभी कि निवल ऋण वही होता है जो लोग पैसे जमा करते हैं बैंकों में और उनके पास जो रिजर्व बचता है, लोगों से जमा जो उनके पास होता है और उन जमा को जो ऋण देने के लिए लोगों को फिर वापस ऋण देने के लिए करेंगे, हम उसको निवल ऋण कहते हैं। तो उसका जो है न्यूनतम 75% हिस्सा जो है इनको प्राथमिक क्षेत्र को उधारी में जो है देना अनिवार्य होता है। तो ये जो है इनका 75% जो है ये प्राथमिक क्षेत्र को उधार देंगे अपने निवल देयता का। एंड जो है और जो है इन बैंकों के जो है ऋण का जो 50% जो हिस्सा है वो 25 लाख रुपए तक के जो है ऋणों का होना चाहिए। तो इसीलिए जो पेमेंट बैंक जो प्रवासी श्रमिकों के लिए ही था। एंड जो सरकार है, इंडिया जो पोस्ट है हमारा, भारतीय जो डाक है, उसको जो है पेमेंट बैंक का जो है लाइसेंस दे दिया। तो इसलिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, भारतीय डाक भुगतान बैंक। तो आरबीआई ने जो भारतीय डाक को जो है भुगतान बैंक का जो है लाइसेंस दिया और यह जो है संस्था जो है एक 100% स्वामित्व वाली सरकारी संस्था है। एंड जो है इसका उद्देश्य जो है देश के अंतिम व्यक्ति जो होता है, अंतिम व्यक्ति तक जो बैंकिंग सुविधाएं जो उपलब्ध कराना होता है। अंतिम व्यक्ति मतलब होता है कि वह व्यक्ति जिसके पास अभी तक बैंक खाते नहीं हैं, तो वो जो है समाज का अंतिम व्यक्ति होता है जिसके पास कि बैंक खाते तक नहीं है। तो उस व्यक्ति को जो बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना जो इन बैंकों का उद्देश्य होता है। एंड जो है भारतीय डाक जो है, हमारा जो भारतीय डाक है, इसका विशाल नेटवर्क भारत में उपलब्ध है। तो इसीलिए जो नागरिकों का जो इस संस्था पर जो बहुत अधिक भरोसा है। एंड क्योंकि जो है जो भुगतान बैंक है अधिक सशक्तता से जो है कार्य करता है, अधिक सशक्त ढंग से, क्योंकि जो भारतीय जो डाक है हमारा, हम हर कोई कार्य, चाहे स्पीड पोस्ट हो गया, कोई चीज़ मंगवाना हो गया, भेजना हो गया, ये सब कार्य जो हम इंडिया पोस्ट से करते हैं। तो वर्तमान समय में भारतीय डाक का विशाल नेटवर्क भारत में उपलब्ध है और नागरिकों का जो भरोसा भी इस पर अधिक है। तो इसलिए यह एक भरोसेमंद संस्था है। एंड जो है और ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों को जो है अधिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है। तो जो इंडिया पोस्ट है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है गांव के हर क्षेत्र में मौजूद है। एंड इसकी जो सुविधाएं होती है, पहली सुविधा तो ये होती है, ये जो है मूलभूत जो बैंकिंग सुविधाएं होती हैं वो उपलब्ध कराता है।
मूलभूत मतलब कि मूलभूत बैंकिंग सुविधा में क्या आ जाएगा? मूलभूत बैंकिंग सुविधा बीमा, पेंशन, ऋण, जमा, तो ये सब मूलभूत बैंकिंग सुविधाएं होती है जो कि हर किसी को जो है हर किसी को इन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। तो इसलिए जो ये मूलभूत बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य करता है एंड जो है घरेलू स्तर पर जो है ऋण स्थानांतरण की सुविधा भी देता है। घरेलू स्तर पर कोई व्यक्ति बैठे ऋण ले सकता है इन बैंकों से, तो इसलिए जो है ये ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड करता है। तो हर बैंकों की तरह जो इन बैंकों में भी हमें जो है कुछ चुनौतियाँ, समस्याएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि इन बैंकों में जो है आधुनिक आधारभूत संरचना का अभाव होता है। ये जो है बैंक आधुनिक जो संरचना होती है उसको मतलब अधिक मॉडर्न तरीके से जो है मॉडर्न जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है उसको जो अपनाने में अधिक अभाव होता है, क्योंकि इनके पास उतनी पूंजी नहीं होती है कि आधुनिक संरचना को अपना सकें। एंड जो इनमें प्रशिक्षित कर्मचारियों की जो है कमी होती है। इनमें जो ऐसे कर्मचारी नियुक्त नहीं होते हैं जो कि इसके लिए योग्य हो। एंड जो इनमें पूंजी का अभाव तो होता ही है एंड पूंजी के अभाव के कारण जो है निजी क्षेत्र जो होता है निजी क्षेत्र से अधिक प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो इसीलिए ये जो बैंक होते हैं इनमें जो है कई ऐसी जो है इसमें चुनौती समस्याएं होती हैं जिनको सरकार को ध्यान देना चाहिए, दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। इनकी पूंजी की समस्या एंड इनकी आधुनिक तकनीक को अपनाने में जो है सरकार को इनको सहायता करना चाहिए। एंड जो इनकी पूंजी का जो अभाव की जो समस्या है उसको दूर करने पर भी सरकार को योजनाएं लानी चाहिए। तो इसलिए जो है ये चुनौतियाँ हैं। एंड नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ये लेक्चर 10 है। लेक्चर 10 में पहला जो टॉपिक है वित्तीय समावेशन है। वित्तीय समावेशन जो है इसका आशय ये है कि समाज के वंचित वर्गों को जो है हमारी जो वित्तीय व्यवस्था है समाज के वंचित वर्गों को हमारी वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना ही वित्तीय समावेशन कहलाता है। एंड इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को जो है भी शामिल किया जाता है जो सुदूर रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। तो सुदूर रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले और वंचित वर्गों को जो है हमारी वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना वित्तीय समावेशन कहलाता है। और जो है समाज के वंचित वर्गों को जो है जोड़ना भी, इसलिए जो है यह संसाधनों की गतिशीलता के लिए जो है भी महत्वपूर्ण है। इससे जो हमारे संसाधन गतिशील हो जाते हैं। एंड इसके अंतर्गत जो है कई प्रकार के जो है ग्राहकों को सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। तो वित्तीय समावेशन का मतलब सीधा संक्षेप में अर्थ यही है कि समाज का जब वंचित वर्ग हमारे वित्तीय व्यवस्था से जुड़ता है तो हम उसी को कहते हैं कि हमारे वित्तीय समावेशन हो रहा है। तो पहली तो सुविधा ये है कि ये जो है बचत करने के लिए जो है बचत को अधिक रखने के लिए आसान रूप से बैंक खाते उपलब्ध कराता है। मतलब बहुत आसानी से जो है बैंक खाते उपलब्ध कराता है। इसलिए लोग जो है जो वंचित वर्ग है वो जो बैंक खोलने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि आसान बैंक खाते होते हैं, उनमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, न पैसे लगते हैं, जिससे लोग अपने बचत को जो है बैंकों में रखते हैं। एंड जो है यह सस्ती दर पर जो है निम्न आय वर्ग वाले व्यक्तियों को जो है ऋण उपलब्ध कराता है। तो जो निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति होते हैं जिनके जो आय होता है वो कम होता है, उनको जो है ये जो है बहुत कम ही ब्याज दर पर जो है ऋण की सुविधा देते हैं। एंड ये समाज के वंचित वर्ग को और जो है मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करते हैं। मैंने बताया था मूलभूत सुविधाएं मतलब जमा, ऋण, बीमा, पेंशन, तो ये सब जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं ये लोगों को प्रदान करता है। तो जो वित्तीय समावेशन है मतलब ये मान्यता है, कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि जब तक वित्तीय समावेशन के बिना हम समावेशी विकास नहीं कर पाएंगे। तो समावेशी विकास करने का लक्ष्य हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम वित्तीय समावेशन करेंगे। तो क्योंकि जो हमारी प्रचलित वित्तीय व्यवस्था है जब तक हम उसमें वंचित वर्ग को, वंचित नागरिकों को जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा वित्तीय समावेशन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। वित्तीय समावेशन का लाभ हम नहीं उठा पाएंगे, तब तक हम वित्तीय समावेशी विकास भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है जब वित्तीय समावेशन किया जाएगा तब तक हमारा समावेशी विकास होगा, तभी हमारा आर्थिक जो कार्यप्रणाली है, अर्थव्यवस्था है वो सुधर पाएगी। तो इसीलिए जो ये जो है
ये जाना गया कि जब तक वित्तीय संरक्षण नहीं किया जाएगा तब तक हमारा समावेशी विकास नहीं होगा और तब तक हमारा आर्थिक विकास भी नहीं होगा। तो वित्तीय समावेशन के अंतर्गत जो है मतलब कई वर्गों को लक्षित किया जाता है। जैसे वो वर्ग हैं जैसे सीमांत एवं लघु किसान, प्रवासी श्रमिक हो गए, समाज का कमज़ोर वर्ग हो गया, निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति हो गए। तो इन 4 प्रकार के जो वर्ग हैं इनको जो है वित्तीय समावेशन के जरिए लक्षित किया जाता है। अगर इन 4 वर्गों को जो है हमारी वित्तीय व्यवस्था से जोड़ दिया गया तो हम वित्तीय समावेशन का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। एंड वित्तीय समावेशन के लिए जो है कई प्रकार की संस्थाएं भी भूमिका निभाती हैं। जैसे कि कुछ बैंकिंग संस्थाएं हैं। बैंकिंग संस्थाओं में आ जाएगा वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, भारतीय डाक भुगतान बैंक। तो ये इस प्रकार की जो बैंकिंग संस्थाएं होती हैं ये भी जो है कहीं ना कहीं वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने में सहायता करती हैं। दूसरा है बीमा कंपनियां। बीमा कंपनियां वित्तीय समावेशन में भूमिका निभाती हैं। एंड नेक्स्ट है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो इसके बारे में मैं आगे पढ़ाऊँगी। तो एनबीएफसी भी जो है यह वित्तीय समावेशन यानी संसाधनों की गतिशीलता में जो है भूमिका निभाती है, सहायता करती है। तो वित्तीय समावेशन का जो है लाभ किसको किसको मिलता है? तो इसका लाभ तो पहले ग्राहकों को मिलता है। ग्राहकों की जो बचत की प्रवृत्ति होती है वो बढ़ती है। मतलब ग्राहक अपने उनका जो अतिरिक्त जो धन होता है उसको वो जो है बैंकों में जमा कर देते हैं, जिससे उनके जो पैसा होता है वो बचा रहता है, बैंकों में सेव रहता है। एंड नेक्स्ट है ब्याज पर आय मिलता है उनको। ब्याज के रूप में आय की प्राप्ति होती है उनको। जो लोग पैसे जमा करते हैं बैंकों में तो बैंक उनको वार्षिक रूप से जो कुछ उस पर ब्याज प्रोवाइड करता है 4%, 5%। तो उससे जो है वो उनका जो पैसा होता है वो बढ़ता रहता है। तो उस प्रकार वो आय सृजन करते हैं ब्याज के माध्यम से। एंड जो उनका जीवन स्तर होता है, जीवन स्तर सुधर जाता है, क्योंकि जो बैंकिंग से संबंधित जो मूलभूत सुविधाएँ होती हैं, जीवन बीमा, पेंशन, ऋण जमा, ये सब जो है उनको प्राप्त होता है, जिससे उनका जीवन जो स्तर होता है वो सुधरता है, जीवन स्तर ऊपर उठता है। तो इससे लोगों को, ग्राहकों को ये लाभ होता है। एंड इससे जो वित्तीय संस्था को भी लाभ होता है वित्तीय समावेशन से। इससे लाभ जो होता है वित्तीय संस्थाओं की साख सृजन जो होता है, साख सृजन बढ़ जाता है। एंड जो उनका लाभ जो होता है उनको अधिक लाभ होता है और उनका जो व्यापार जो होता है व्यापार भी बढ़ जाता है। तो इसलिए इससे जो वित्तीय संस्थाओं को भी लाभ होता है। एंड इसका लाभ जो अर्थव्यवस्था या फिर सरकार को भी होता है। तो जो है सरकार को इसका लाभ ये होता है कि अर्थव्यवस्था की जो है गतिशीलता, अर्थव्यवस्था में जो संसाधनों की गतिशीलता में सुधार होता है। एंड इससे जो बचत दर एंड निवेश दर में वृद्धि होती है। बचत दर बढ़ता है जिससे हम निवेश कर पाते हैं, तो निवेश दर में वृद्धि होती है। बचत दर से निवेश दर में वृद्धि होती है। एंड जो उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि होती है, अधिक से अधिक उत्पादन होता है एंड जिससे रोजगार अधिक मिलता है, जिससे बेरोजगारी की समस्या कम हो जाती है। एंड इससे जो है कल्याणकारी जो योजनाएँ होती है, कल्याणकारी योजनाओं का जो लाभ होता है वास्तविक लाभार्थी तक पहुँच पाता है। मतलब सरकार जिस उद्देश्य से सरकारी योजनाएं लाती है कि इस वर्ग को लक्षित करके कि इन वर्गों के लिए तो वो जो उन वर्गों तक पहुंच जाता है। एंड जो वितरण प्रणाली होती है, संसाधनों का जो वितरण होता है वो अधिक पारदर्शी ढंग से होता है। मैंने बताया था कि संसाधनों का वितरण जो है समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना। संसाधनों का वितरण का जो अभाव होता है समाज के विश्व के हर अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है हमें। तो संसाधनों का वितरण जो है इस वजह से जो अधिक पारदर्शी यानी खुले ढंग से हो पाता है। समाज के हर वर्ग तक जो है वो संसाधन उपलब्ध हो पाते हैं। एंड जो इससे जो अनावश्यक जो खर्च होता है सरकार का, जो कि खर्च नहीं होने चाहिए, तो जो अनावश्यक जो खर्च होता है सरकार को उसमें कमी आ जाती है। तो जो सरकार का अनावश्यक खर्च जो है उसमें कमी आती है। तो इस प्रकार जो है वित्तीय समावेशन से जो अर्थव्यवस्था या फिर सरकार कह लो, इसको लाभ होता है। एंड वित्तीय समावेशन से हमारी जो वित्तीय व्यवस्था है उसको भी लाभ होता है। हमारी वित्तीय व्यवस्था को लाभ ये होता है कि जो असंगठित वित्तीय बाजार है उसमें संकुचन आता है। एंड इससे जो असंगठित वित्तीय बाजार है उसमें संकुचन आता है। एंड जो हमारा जो संगठित वित्तीय बाजार है उसको बढ़ावा मिलता है और असंगठित वित्तीय बाजार के माध्यम से जो है हम अधिक लोगों को साख सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। सस्ते ऋण पर जो लोगों को सस्ती ब्याज दर पर लोगों को ऋण देते हैं। तो इस प्रकार जो मैंने बताया था असंगठित एवं संगठित मुद्रा बाजार के बारे में मैंने पढ़ाया था आगे। तो फिर बता देती हूँ जो असंगठित मुद्रा बाजार है। असंगठित मुद्रा बाजार मतलब जैसे समाज के जो सेठ और साहूकार होते हैं, जो
तो मैंने संगठित मुद्रा बाजार के मैंने बताया था कि असंगठित मुद्रा बाजार समाज का जो सेठ और साहूकार है, हमारे जो पहले की जो अर्थव्यवस्था है, पहले के जो लोग थे वह सेठ और साहूकारों से से ही ऋण लेते थे ब्याज दर पर, अधिक ब्याज दर पर, एंड जो उन्हीं क्या अपने पैसों को जमा करते थे। तो ये जो असंगठित मुद्रा बाजार है जिसमें कोई नियम कानून नहीं होता, नियम प्रक्रिया नहीं होता है, और संगठित मुद्रा बाजार में हमारी जो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था है वो संगठित मुद्रा बाजार में आ जाएगी, क्योंकि इसमें जो एक नियम प्रक्रिया है ऋण देने के लिए, जमा लेने के लिए, जमा रखने के लिए, ऋण लेने के लिए, तो इसीलिए संगठित मुद्रा बाजार है। तो इसलिए जो हमारे वित्तीय व्यवस्था है उसको भी वित्तीय समावेशन से लाभ होता है। नेक्स्ट है वित्तीय समावेशन का मापन। वित्तीय समावेशन का मापन कैसे होता है? तो वित्तीय समावेशन जो है, वित्तीय समावेशन का मापन तभी माना जाता है जब समाज का जो वंचित वर्ग है, जब समाज का वंचित वर्ग जब हमारे वित्तीय व्यवस्था से जुड़ता है तो हम जुड़ने की स्थिति को ही हम वित्तीय समावेशन का मापन करते हैं। जब समाज का वंचित वर्ग हमारे वित्तीय व्यवस्था से जुड़ता है तो हम उसी को कहते हैं कि वित्तीय समावेशन का विस्तार हो रहा है। एंड जो है जब समाज का वंचित वर्ग वित्तीय व्यवस्था से पीछे हटता है तो हम उसको कहते हैं कि वित्तीय समावेशन संकुचित हो रहा है। तो हम वित्तीय समावेशन का मापन जो है समाज का वंचित वर्ग को वित्तीय व्यवस्था से जुड़ने को ही जुड़ने को ही हम वित्तीय समावेशन का मापन कहते हैं। तो इसीलिए आरबीआई ने जो है वित्तीय समावेशन का मापन को देखते हुए जो है आरबीआई ने वित्तीय समावेशन मापन सूचकांक प्रति वर्ष जो वित्तीय समावेशन मापन सूचकांक जारी करना शुरू कर दिया है। तो वित्तीय समावेशन सूचकांक जो हर वर्ष प्रकाशित किया जाता है ताकि इससे ये पता चलता है हमें कि वित्तीय समावेशन किस हद तक जो है इसका विस्तार हुआ है, कि संकुचित हो रहा है कि विस्तारित हो रहा है, इससे हमें पता चलता है। एंड वित्तीय समावेशन की हमें चुनौतियाँ क्या हैं? तो वित्तीय समावेशन की जो है कई चुनौतियाँ भी सामने देखने को, जैसे कि अत्यधिक जनसंख्या जो एक अधिक बड़ी समस्या है। एंड जो वित्तीय साक्षरता जो है उसका अभाव, तो समाज के हर वर्ग को जो वित्त से संबंधित शिक्षा नहीं है, तो वित्तीय साक्षरता का अभाव, अत्यधिक जनसंख्या, वित्तीय समावेशन की जटिल प्रक्रिया, क्योंकि जो है वित्तीय समावेशन समाज का वंचित वर्गों को जो है लाकर वित्तीय व्यवस्था से जुड़ना काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि हम हर समाज का वंचित वर्गों को जो है ढूंढ नहीं पाएंगे। इसीलिए जो है एक जटिल प्रक्रिया होती है। एंड इसका जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आधारभूत संरचना का अभाव भी इसमें देखने को मिलता है। तो वित्तीय समावेशन में जो हमें इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। एंड अत्यधिक जनसंख्या तो देखने को मिलता ही है। मतलब अत्यधिक जनसंख्या, भारत में अत्यधिक जनसंख्या है और उसमें जो समाज वंचित वर्गों को जोड़ना काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। एंड वित्तीय समावेशन के प्रयास क्या किए गए भारत के द्वारा? तो भारत के द्वारा वित्तीय समावेशन का प्रयास जो किया गया सरकार के द्वारा कि जनधन योजना को लाया गया। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए जो प्रधानमंत्री ने जो है वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से जो इसको लाया, ताकि जो है इससे जो है समाज का हर वर्ग जो है अपने बैंक खाते खोल सके। बैंक खाते खोलने की वजह से हम मानेंगे कि हमारे वित्तीय समावेशन का विस्तार हो रहा है। एंड आरबीआई द्वारा जो है नए बैंकों को लाइसेंस देना शुरू किया गया, ताकि वो जो नए बैंकों को लाइसेंस देगा तो अधिक बैंक रहेंगे तो वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को जो अधिक तीव्रता से प्राप्त किया जा सकेगा। एंड वित्तीय साक्षरता एंड वित्तीय शिक्षा नीति का जो है वित्तीय शिक्षा नीति पर तो ध्यान केंद्रित किया गया। तो इसलिए जो है इन प्रकार के जो लक्ष्यों को प्राप्त किया गया, इस प्रकार के जो प्रयास किए गए। एंड नेक्स्ट है प्राथमिकता क्षेत्र उधारी। प्राथमिकता क्षेत्र उधारी क्या होता है? तो प्राथमिकता क्षेत्र उधारी में अर्थव्यवस्था के कुछ ऐसे क्षेत्र जिनकी वित्तीय आधारभूत जो संरचना होती है उसके अभाव के कारण जो है कुछ समय पर जो है उनको जो
समय पर पर्याप्त मात्रा में उनको जो वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, एंड जो है आधारभूत संरचना के अभाव के कारण जो है उनको समय पर जो पर्याप्त मात्रा में साख सृजन की जो सुविधाएं होती है वो उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। इससे न केवल हमारे क्षेत्रीय आधार इससे न केवल जो क्षेत्रीय आधारभूत असमानता में वृद्धि होती है, बल्कि जो है इससे जो समावेशी विकास होता है वो भी जो है बाधित होता है। तभी जो है इन सभी समस्याओं को देखते हुए जो है आरबीआई ने जो है प्राथमिकता क्षेत्र उधारी की जो है शुरुआत की। तो प्राथमिकता क्षेत्र में जो इस प्रकार की समस्याओं को देखते हुए जो आरबीआई ने इसकी शुरुआत की। तो इसके अंतर्गत जो आरबीआई जो है ने नियम लाया कि प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को अपने ऋण का जो न्यूनतम हिस्सा है, अपने ऋण का न्यूनतम 40% हिस्सा जो है उनको प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देना अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार प्राथमिकता क्षेत्र में इस प्रकार की समस्याओं को देखते हुए आरबीआई ने जिस प्रकार की नियमों को लाया, तो 40% अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए है, जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एंड जो लघु वित्त बैंक है इनके लिए जो यह मात्रा है न्यूनतम 75% की है। तो प्राथमिकता क्षेत्र जो उधारी है, प्राथमिकता क्षेत्र उधारी के अंतर्गत कई समूह आ जाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र, सीमांत एवं लघु किसान, सूक्ष्म उद्यम, समाज का कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति, शिक्षा ऋण, आवासीय ऋण, नवीनीकृत ऊर्जा उद्यमशीलता, इन सभी क्षेत्रों को हम प्राथमिकता क्षेत्र उधारी कहते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में जो बैंकों को अपना 40% जो है ऋण देना अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन जो है इस व्यवस्था के कारण जो है बैंक अपने मूलभूत जो है वाणिज्यिक जो उद्देश्य है कि प्राप्ति नहीं कर पा रहे थे। तो उनमें समस्याएं इसको पूरा करने के अभाव का समस्या देखने को मिलती। तो आरबीआई ने जो है इस संदर्भ में जो कई नई व्यवस्था प्रारंभ की, जिसे जो हम प्राथमिकता क्षेत्र उधारी सर्टिफिकेट कहते हैं। तो आरबीआई ने जो प्राथमिकता क्षेत्र उधारी का सर्टिफिकेट इसीलिए लाया ताकि जो बैंक जो है कोई बैंक जो है इसके अभाव से ग्रस्त ना रहे कि वो प्राथमिकता क्षेत्र उधारी में जो इतना प्रतिशत जो अपना इन्वेस्ट नहीं किया है। तो प्राथमिकता क्षेत्र उधारी सर्टिफिकेट में ये होता है कि प्राथमिकता क्षेत्र उधारी जो सर्टिफिकेट है इसमें जो बैंक होते हैं वही बैंक जो प्राथमिकता क्षेत्र उधारी का जो है लक्ष्य पूरा नहीं किए हैं, तो वो जो है इस सर्टिफिकेट को खरीद कर जो है अपने प्राथमिकता क्षेत्र में उधारी का लक्ष्य जो पूरा कर सकते हैं। एंड जो बैंक जो प्राथमिकता क्षेत्र उधारी से जो है अधिक का लक्ष्य पूरा कर लिए हैं, मतलब 40% का लक्ष्य है देने का, लेकिन कोई बैंक 60% जो है प्राथमिकता क्षेत्र में उधार दे चुका है, तो 20% अतिरिक्त जो वो राशि दिया है वो 20% का जो सर्टिफिकेट जारी करेगा, जो कि आरबीआई द्वारा ही किया जाएगा। तो 20% जो सर्टिफिकेट है वो कोई ऐसा बैंक जो कि अपने प्राथमिकता क्षेत्र में उधार देने का जो 20% लक्ष्य पूरा कर पाया है, तो वो 20% का ये सर्टिफिकेट खरीद कर जो अपने इस लक्ष्य को, अपने इस नियम को पूरा कर सकते हैं, प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। तो इसीलिए प्राथमिकता क्षेत्र उधारी जैसे जो है नियमों को लाया गया। एंड जो है इस प्रकार प्राथमिकता क्षेत्र उधारी सर्टिफिकेट के जरिए जो आरबीआई द्वारा नेक्स्ट टॉपिक है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जो एनबीएफसी है यह एक कंपनी है, ये मतलब वे कंपनियां जो बैंकिंग कार्य नहीं करती हैं, लेकिन जो है वो ग्राहकों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। हम उनको एनबीएफसी कहते हैं, जो कि बैंकिंग कार्य तो नहीं करती हैं लेकिन ग्राहकों को उस प्रकार के बैंकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। तो आरबीआई के अनुसार जो है एनबीएफसी वह कंपनी होती है जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जो है कार्य करती है तथा यह ऋण, बीमा, व्यापार, पंजीकरण, प्रतिभूतियों का अधिग्रहण, चिट फंड आदि जैसी जो है कार्यों में संलग्न होती है। हम उन्हीं को जो एनबीएफसी कहते हैं। तो ये और एनबीएफसी में वे कंपनियां शामिल नहीं होती हैं जिनका मुख्य व्यापार जो है कृषि क्षेत्र, उद्योग अथवा वस्तुओं का क्रय विक्रय से संबंधित जो उनका व्यापार होता है। इस प्रकार की जो कंपनियां होती हैं वो एनबीएफसी में शामिल नहीं होती हैं। तो एनबीएफसी
का जो है नियमन आरबीआई द्वारा ही किया जाएगा। एंड जो इसमें जो क्षेत्रीय नियामक जो है इनके दिशा निर्देशों को लागू करेंगे। एंड एनबीएफसी बैंकों से जो है एनबीएफसी जो है वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेकर जो है ये वंचित वर्गों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं। तो ये जो है माइक्रो फाइनेंस में जो है सहायक होती हैं। तो जो एनबीएफसी होती है ये जो हमारे जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं उनसे ऋण लेती हैं, उनसे ऋण लेकर जो वित्तीय क्षेत्र उस ऋण लेकर ग्राहकों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराती है। तो एनबीएफसी की भूमिका क्या होती है? तो यह मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती है, डिमांड डिपॉजिट, एंड यह चेक भी जारी नहीं कर सकती है। यह जमा बीमा योजना के तहत जो है जमा बीमा योजना भी एनबीएफसी पर लागू नहीं होगा। तो एनबीएफसी ना केवल जो है वित्तीय समायोजन में सहायक होती है, बल्कि यह जो है एक शैडो बैंकिंग के रूप में भी कार्य करती है। इस शैडो बैंकिंग के माध्यम से जो सुदूर रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधा उपलब्ध कराने में जो सहयोगी होती है, इसीलिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देने के क्रम में। इसीलिए और एनबीएफसी जो है 2 प्रकार की होती है, एक जो एनबीएफसी डिपॉजिट होती है, एक एनबीएफसी जो है नॉन डिपॉजिट होती है। तो नेक्स्ट है एनबीएफसी P2P, एनबीएफसी पीयर टू पीयर। तो एनबीएफसी P2P जो है वह व्यवस्था होती है जिसमें जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इसके अंतर्गत जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से ऋण लेता है एनबीएफसी P2P के जरिए, और यह जो है एक असुरक्षित ऋण की स्थिति होती है। एंड जो है मतलब ये सुरक्षित नहीं होता है, क्योंकि जो है इसमें जो है इसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसमें ऋण लिया जाता है और दिया जाता है, तो इसलिए जो है यह असुरक्षित ऋण की स्थिति होती है। एंड एनबीएफसी P2P की विशेषता ये होती है कि ये जो है ऋण पर अदा की जाने वाली जो ब्याज दर होती है उसका जो निर्धारण होता है ये ऋण लेने वाले और ऋण देने वाले के मध्य जो है आपसी सामंजस्य के आधार पर, जो आपसी सहमति के आधार पर जो उसका निर्णय किया जाता है कि किस रेट पर जो है वो ऋण लेगा और या फिर वो ऋण देगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है ऋणी है वो ऋणदाता से शुल्क वसूलता है, मतलब ऋण लेता है। एंड जो एनबीएफसी P2P जो है जनता से जो है जमा स्वीकार नहीं कर सकती है, मतलब ये सिर्फ ऋण देने वाली संस्था होती है। एंड ये संस्था जो है ऋणदाता को जो है ऋण वसूलने संबंधी कोई गारंटी भी प्रदान नहीं करती, इसीलिए जो असुरक्षित ऋण की स्थिति होती है ये, क्योंकि जो इसमें जो ऋणदाता होता है अगर ऋण नहीं चुकाता है तो उसको वसूलने संबंधी कोई उसके पास चारा नहीं होता है, कोई ऑप्शंस नहीं होता है कि वो अपने ऋण को वसूल सके। एंड धन का स्थानांतरण बैंकिंग प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाएगा, मतलब जो बैंकिंग जो प्रक्रिया होती है हमारा, उसी के अंतर्गत जो इसमें धन का भी आवागमन किया जाएगा। एंड जो है जो इसमें जो ऋण की जो अवधि होगी वो 36 महीने की हो सकती है। किसी एक ऋणदाता द्वारा विभिन्न ऋणियों को जब 50 लाख रुपए तक का जो है ऋण दिया जा सकता है। एंड जो है कोई ऋणी जो है ऋण लेने वाला व्यक्ति जो है विभिन्न ऋणदाताओं से अधिकतम 10 लाख रुपए तक का जो है लोन ले सकता है। इस प्रकार की जो विशेषताएं होती है वो एनबीएफसी P2 में देखने को मिलती है, P2P में। इसी प्रकार एक होती है एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर। तो यदि कोई व्यक्ति जो है यदि व्यक्ति को जो है यदि किसी व्यक्ति को वित्तीय संस्था से सुरक्षित एवं जो है डिजिटल तरीके से, मतलब सुरक्षित और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही डिजिटल तरीके से ही ऋण की आवश्यकता होती है, तो वो वित्तीय संस्था जो है उस व्यक्ति से संबंधित जो है वित्तीय जानकारियाँ लेती है। एंड इस संदर्भ में जो एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर है सुरक्षित तरीके से जो है कम लागत पर ही एक डिजिटल रूप में उस व्यक्ति को जो ऋण उपलब्ध कराता है एंड उसकी जानकारी जो वित्तीय संस्था को उपलब्ध कराती है। तो इसलिए जो है एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर जो है एक सुरक्षित ऋण की स्थिति होती है। इसकी विशेषता ये होती है कि यह कंपनी वित्तीय जानकारी को जो है ग्राहक की सहमति से ही साझा कर सकती है। एंड यह संस्था जो डाटा व्यक्ति संबंधी जो डाटा होता है उसको पढ़ और बेच नहीं सकता है। यह डाटा जो पूर्णतः एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है तथा अर्थात यह जो व्यवस्था होती है पूर्णतः जो सुरक्षित होती है। इसके अंतर्गत ग्राहक के जो बैंक संबंधी स्टेटमेंट्स, टैक्स संबंधी डाटा, प्रतिभूति संबंधी डाटा, लोन संबंधी डाटा, इसी सभी जो डाटा होती है वो सब जो है उस वित्तीय संस्था को ग्राहक के द्वारा दिए गए होते हैं। तो इसीलिए यह जो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड उसके डाटा होते हैं। एंड एनबीएफसी में जो एनबीएफसी में सुधार भी किया गया, नियमन में सुधार किया गया। आरबीआई जो एनबीएफसी के जो नियमन के लिए जो 4 स्तरीय जो नियामकीय ढांचा तैयार किया, 4 स्तर का नियमकीय ढांचा जिसका उद्देश्य जो है उपरोक्त संरक्षण
इसके संरक्षण एंड जो इसके जो वित्तीय व्यवस्था है उसमें सुधार करना था। एंड जो है जो आरबीआई है, आरबीआई ने इस वर्गीकरण को जो एनबीएफसी में जो है व्याप्त जो रिस्क है, रिस्क के आधार पर जो है निर्धारित किया। इसमें जो है इसमें जो नॉन इम्पॉर्टेंट एनबीएफसी और जो बेस लेयर में जो रखा गया तथा जैसे जैसे जो है लेयर में वृद्धि होती है, आरबीआई के जो नियम कठोर होते चले जाते हैं, जैसे कि बेस लेयर, मिडल, अपर, टॉप, अपर, टॉप। तो इस प्रकार जो बेस लेयर जब बढ़ता है तो आरबीआई के जो नियम और भी सख्त होते चले जाते हैं। तो इसलिए आरबीआई इसमें सुधार के जो है अपने ढंग से जो इसमें सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए को जो हम गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां भी कहते हैं। तो जो एनपीए है, एनपीए बैंकों द्वारा जो है ग्राहकों को दिए जाने वाले जो है ऋण की, जो बैंक होते हैं जो ग्राहकों को ऋण देते हैं, उसी ऋण का जब ग्राहकों द्वारा जो ऋण का भुगतान 90 दिन या फिर उससे अधिक अवधि तक नहीं किया जाता है तो उसी को हम एनपीए कहते हैं। एंड मतलब एनपीए जो है किसी एक एनपीए की स्थिति तभी होती है, जैसे कि मान लो एनपीए तभी बनता है जब किस्त की जो राशि होती है वो 90 दिन या फिर उससे अधिक अवधि तक जो है न चुकाया गया हो। और कृषि क्षेत्र में जो है अल्पकालिक फसल के लिए दिया गया ऋण जो कि 2 फसली मौसम तक भी जो ऋण न चुकाया गया तो वो एनपीए की स्थिति बन जाती है। एंड कृषि क्षेत्र में जो दीर्घकालिक अवधि, जो दीर्घकालिक फसल के लिए दिया गया ऋण जिसका जो है जो कि एक फसली मौसम तक भी ना चुकाया गया हो तो उस स्थिति में जो है एनपीए की स्थिति बन जाती है। एंड ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट की स्थिति में यदि ग्राहक का खाता जो 90 दिन तक असक्रिय हो तो उस स्थिति में जो एनपीए की स्थिति बनती है। परिसंपत्ति 3 प्रकार की होती है, एक तो निष्क्रिय परिसंपत्ति, निष्पादन परिसंपत्ति या गैर निष्पादक परिसंपत्ति। आरबीआई ने जो है लोन अकाउंट्स को, जिन व्यक्तियों ने लोन लिया है उनके अकाउंट्स को जो है एनपीए बनने से पहले जो है उन पर दबाव डालने के लिए जो है पहचानने के लिए दबाव के आधार पर उनको पहचानने के लिए जो है स्पेशल मेंशन अकाउंट जैसे जो है 3 श्रेणियाँ बनाई, जिससे जो है उन लोन अकाउंट्स को एनपीए बनने से पहले ही उन पर दबाव डाला जा सके कि वो अपने ऋण को चुका दें। इसलिए स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 में जो 30 दिनों तक के जो है मूलधन प्लस ब्याज को सूचित किया जाएगा। स्पेशल मेंशन अकाउंट फर्स्ट में मूलधन पर ब्याज की अवधि 31 से 60 दिन की हो गई हो और स्पेशल मेंशन अकाउंट सेकंड में मूलधन प्लस ब्याज की अवधि 90 दिन तक 61 से 90 दिन तक के वाले अकाउंट्स को। एंड एनपीए के कारण क्या है, एनपीए बनने के जो है कारण क्या है, तो एनपीए बनने के कारण कई कारण हैं, जैसे कि कृषि क्षेत्र में जो है अनियमितता, कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता, जैसे कि अगर कृषि क्षेत्र में जो है अगर कोई अनिश्चितता हो जाती है, जैसे कोई किसी वर्ष जो है बारिश नहीं होती है तो उस स्थिति में जो किसानों को जो है उनकी फसल का जो है उस रूप से लाभ नहीं मिल पाता है जैसा वो जो है जैसा वो एक्सपेक्ट किए होते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप बैंकों के जो एनपीए में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जो है कृषक जो होते हैं ऋण नहीं चुका पाते हैं क्योंकि उनके फसल का जो उस प्रकार का लाभ नहीं मिला होता है जैसा कि मिलना चाहिए होता है। नेक्स्ट औद्योगिक संबंधी सुधार में कमी, तो जो औद्योगिक उत्पादन है उसमें कमी के कारण जो है उद्योगों के जो है आय घटने लगती है, जिससे जो है उद्योग जिससे एनपीए की स्थिति जो है बनने लगती है, जिससे औद्योगिक इकाइयों के जो बैलेंस शीट के कारण, खराब बैलेंस शीट के कारण भी जो बैंकों के एनपीए में वृद्धि होती है, क्योंकि जो उनके पास ऋण चुकाने के लिए उनके पास जो उतनी पूंजी नहीं होती है कि ऋण चुका पाए। इसीलिए जो है किसानों की जो और तार्किक ऋण माफ़ी, मतलब अगर किसानों का ऋण माफ़ किया जाता है अगर बार बार तो उससे जो उनमें जो लोन न चुकाने की जो प्रवृत्ति भी बढ़ने लगती है, जिससे एनपीए में वृद्धि होती है। तो इसलिए जो है किसानों को जो और तार्किक ऋण माफ़ी जैसे जो है स्टेटमेंट्स के जरिए से भी जो है एनपीए में वृद्धि होती है। एंड लोक लुभावन ऋण या फिर वैश्विक मंदी आदि के कारण भी जो एनपीए में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार की जो है और अपारदर्शी एग्जिट नीति के कारण भी आर्थिक इकाइयों के जो लिक्विडेशन का अभाव जो देखने को मिलता है, जिससे समय की जो लिक्विडिटी बढ़ जाती है और एनपीए में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार जो है एनपीए के कई कारण हैं जिससे जो एनपीए में वृद्धि होती है।
एंड हाल ही में जैसे एसबीआई ने, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एनपीए में कमी का संकेत दिया है कि उसके एनपीए में कमी हो गई है, और वो जो है एक उचित जो है ऋण वसूलने की नीति से ही हो पाया है। तो ये जो है, एंड लेक्चर नंबर 12 में हम स्टार्ट करेंगे। इसमें है लेक्चर नंबर 12 में है कि एनपीए के प्रभाव किस किस को पड़ते हैं। एनपीए का प्रभाव पहले तो वित्तीय संस्था पर इसका प्रभाव पड़ता है। वित्तीय संस्था पर इसका प्रभाव ये पड़ता है कि इसके जो है रिटर्न ऑन एसेट्स में कमी हो जाती है। रेटिंग एजेंसियों द्वारा जो है बैंकों के रेटिंग को घटा दिए जाने के कारण जो नागरिकों का इन बैंकों पर विश्वास कम हो जाए, जिससे बैंकों का जो है नए संसाधन जुटाना जो है काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। एंड एनपीए में वृद्धि से जो है परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में जो है लगातार कमी होने लगती है, जिससे जो है न केवल बैंकों की बैलेंस शीट खराब होती है, बल्कि जो है साख सृजन क्षमता में भी वृद्धि होती है। तो इसलिए जो एनपीए की स्थिति होती है, एनपीए का प्रभाव जो वित्तीय संस्था पर देखने को मिलता है। एंड एनपीए में वृद्धि से बैंकों को जो प्रोविजनिंग की जो राशि होती है उसमें वृद्धि होने लगती है, जिससे बैंकों के जो नेट लाभ में जो है कमी आ जाती है। प्रोविजनिंग की राशि मतलब जो बैंक होते हैं वो सुरक्षित कुछ पैसे रखे होते हैं, जैसे ताकि उन पर कोई ऐसी आपदा, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वो जो उस पैसे को अपने सहायता में जो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो प्रोविजनिंग की राशि होती है। सरकार जो है अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो सरकार अर्थव्यवस्था पर जो वित्तीय संस्थाएं होती है, वित्तीय संस्थाओं की साख क्षमता में जो कमी के कारण जो है उनका जो निवेश जो होता है, निवेश करने की जो क्षमता होती है वो प्रोत्साहित उसको प्रभाव पड़ता है। एंड इसके परिणाम स्वरूप जो आर्थिक समृद्धि दर जो होती है वो आर्थिक समृद्धि दर पर जो है कई विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। तो आर्थिक समृद्धि दर जो है पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है। एंड जो है इससे जो है जो बैंकिंग क्षेत्र होता है, बैंकिंग क्षेत्र पर नागरिकों का विश्वास कम हो जाता है। नागरिकों का विश्वास कम होने के कारण जो है संसाधन वो की गतिशीलता कम हो जाती है, जिससे जो वित्तीय समावेशन जो होता है वो जो है बाधित हो जाता है। तो इस प्रकार की समस्याएं जो अर्थव्यवस्था पर पड़ती है। एंड जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो है सरकार पर जो पूंजीकरण का दबाव बढ़ जाता है, जिसके परिणाम से राजकोषीय घाटे में भी कमी होने लगती है, राजकोषीय घाटे में भी वृद्धि होने लगती है। एंड इसे जो है एनपीए में वृद्धि से वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के जो है साख को जो प्रभावित करता है। तो इसलिए जो वित्तीय एनपीए का जो प्रभाव होता है वो हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। तो इसका प्रभाव जो वित्तीय संस्था एंड जो है अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ता है। मैंने बता दिया कि वित्तीय संस्था की साख सृजन की क्षमता कम हो जाती है, जमा कम हो जाता है, उनके पास पूंजी का अभाव हो जाता है, उनके पास जो धन का अभाव हो जाता है, अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन कम हो जाता है, निवेश क्षमता कम हो जाती है, उत्पादन कम हो जाता है, मांग अधिक हो जाता है, लागत अधिक हो जाती है और ग्रोथ कम हो जाता है। तो इस प्रकार हमारी वित्तीय संस्था एंड जो है ग्राहक यानी वित्तीय संस्था एंड सरकार दोनों पर जो वित्तीय एनपीए का प्रभाव पड़ता है। एनपीए संबंधी कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स। तो इसके अंतर्गत बैंकों द्वारा जो ग्राहकों को ऋण दिए जाते हैं उनको ऋण दिए जाने वाले ऋण की जो शर्तें होती हैं, ऋण की शर्तों में बदलाव किया जाता है और इस प्रकार बदला जाता है ताकि जो एनपीए की जो सरलता से वसूली की जा सके। तो उसके जो है ऋण की जो शर्तें होती हैं उसमें बदलाव किया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत ग्राहकों को जो ऋण भुगतान संबंधी ऋण को जमा करने संबंधी जो है उनको अधिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से जो ऐसा किया जाता है ताकि जो है वो जो अधिक सरल अधिक आसानी से जो है अपने ऋण को चुकाने में जो सक्षम हो पाए। एंड जो है जैसे कि ब्याज दरों में कमी कर दी जाती है, ब्याज दर में कमी कर दी जाती है, भुगतान की जो समयावधि होती है उसको बढ़ा दी जाती है। एंड जो डेब्ट सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको शेयर सिक्योरिटी में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है जो ऋण की जो शर्तें होती है उसमें रीस्ट्रक्चरिंग एसेट्स में जो है ऋण की शर्तें में बदलाव किया जाता है ताकि जो है लोग जो है पैसों का जो भुगतान है अधिक सरल ढंग से कर सकें। एंड जो है नेक्स्ट है राइट ऑन एसेट्स में जो है वो परिसंपत्तियाँ होती है जिसके बारे में बैंकों की जो है यह मान्यता होती है कि बैंक जो होते हैं जो ऋणी द्वारा जो इस ऋण का भुगतान नहीं हो पाएगा तो इस स्थिति में बैंक जो उस परिसंपत्ति को जो राइट ऑफ कर देते हैं, राइट ऑफ की स्थिति लगा देते हैं। इसके अंतर्गत जो बैलेंस शीट में यह दर्शाया जाता है कि जो है ऋण की जो वसूली है वो किसी अन्य स्रोत से जो है कर ली गई है। तो इस प्रक्रिया से बैंकों के जो बैलेंस शीट को जो है साफ करना होता है। मतलब ऋण तो होती है लेकिन वो दिखाना नहीं होता ताकि जो बैंकों की जो रेटिंग होती है वो खराब ना हो जाए। नेक्स्ट है
मैंने प्रोविजनिंग की राशि, तो प्रोविजनिंग तो बता ही दिया। प्रोविजनिंग मतलब आरबीआई द्वारा जो है बैंकों के अपने लाभ का जो कुछ हिस्सा जो सुरक्षित रखने के लिए कहा जाता है, ताकि जो ये इसका उद्देश्य जो जोखिम को जो है कम करना होता है, ताकि एनपीए बढ़ने की स्थिति में जो बैंक जो उस प्रोविजनिंग की राशि का इस्तेमाल कर सकें और अपने जो है पूंजी संबंधी समस्याओं को हल कर सकें। एनपीए हेतु जो है उपाय या समाधान के बारे में पढ़ेंगे हम, जैसे कि सरफेसी एक्ट 2002, डीआरटी, एआरसी, 4R, मिशन इंद्रधनुष, प्रोजेक्ट सशक्त, पीसीए, आईबीसी एंड जो बैड बैंक। तो ये जो है कुछ एनपीए संबंधी उपाय या समाधान है। अब हम लेक्चर 13 यानी 13 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 13 में है लेक्चर 13 है सरफेसी अधिनियम 2002। सरफेसी 2002 में क्या है, तो यह जो अधिनियम है बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को जो है यह अधिकार देता है, चाहे वो बैंक हो चाहे वित्तीय संस्था हो, मतलब दोनों तो सेम ही है। मतलब यह अधिकार देता है कि वे जो है सुरक्षित देनदार जो होते हैं कि उस जो ऋणी होते हैं उनके परिसंपत्ति को जब्त कर सकें। इसके कारण इसके एवज में जो है मतलब जिस आधार पर ऋण लिया गया है उस परिसंपत्ति को जब्त करने संबंधी जो ये प्रावधान देता है, अधिकार देता है। अर्थात यह अधिकार जो बैंकों के जो एनपीए को की स्थिति में जो ग्राहकों की परिसंपत्ति का अधिग्रहण करना होता है, और यह प्रक्रिया जो होती है जिला मजिस्ट्रेट की सहायता से जो है 30 दिनों में पूरा कर ली जाती है। तो इसीलिए सरफेसी एक्ट 2002 में जो इस प्रकार का प्रावधान किया गया है, इसकी आलोचना भी की गई, जैसे कि यह जो अधिनियम असुरक्षित ऋण पर लागू नहीं होता है एंड यह जो व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण जो लिक्विडेशन में जो अधिक समय लगता है, मतलब इसमें जो वसूली में जो अधिक समय लग जाता है, एंड जो यह इस एक्ट के अंतर्गत जो सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित जो लेन देन होता है उसका रिकॉर्ड जो है रखने के लिए एक केंद्रीय रजिस्ट्री बनाई गई है, जिसके अंतर्गत जो इसके रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। इसके माध्यम से केंद्रीय स्तर पर विभिन्न भौतिक परिसंपत्तियों का जो है डेटाबेस तैयार किया जाता है। इससे जो है बैंकों के एनपीए में जो वृद्धि हुई है उसको जो कमी करने पर जो ध्यान केंद्रित किया जा सके। नेक्स्ट है डीआरटी। डीआरटी क्या है? डीआरटी जो इस संस्था की स्थापना जो है आरडीटीबीएफआई अधिनियम 1991 के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्य कार्य जो है ऋण वसूली संबंधी जो है विवादों का निपटारा करना है। तो डीआरटी का उद्देश्य जो है ऋण संबंधी जो विवाद एनपीए की ऋण संबंधी वसूली संबंधी जो विवाद है उसको निपटारा करना है। डीआरटी के निर्णय से असंतुष्ट कोई व्यक्ति जो डीआरएटी में भी अपील कर सकता है। इसकी आलोचना है डीआरटी की संख्या कम है, लंबित मामलों की अत्यधिक संख्या और पेशेवर व्यक्तियों का भी कमी है, अभाव है। तो इस प्रकार जो डीआरटी की आलोचना होने की वजह से भी फिर एआरसी आया। एआरसी इसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, परिसंपत्ति पुनर्संरचना कंपनी। तो यह जो कंपनी है, वह कंपनी जो बैंक में एजेंट के रूप में कार्य करती है, किसी बैंक में एजेंट के रूप में कार्य करते हुए बैंकों में जो दबावग्रस्त परिसंपत्तियां होती हैं उनका पुनर्गठन करती है, उसी वही एआरसी कहलाती है। एंड जो एआरसी होती है, एआरसी कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो है एक निजी कंपनी के रूप में कार्य करती है तथा प्रतिनिधि के रूप में जो है उस बैंक के प्रतिनिधि के रूप में जो है ग्राहकों से जो है एनपीए वसूलती है, ऋण वसूलती है। तो इस प्रकार जो एआरसी है एआरसी जो है आरबीआई द्वारा जो लाइसेंस, एआरसी को जो आरबीआई द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, अर्थात आरबीआई के जो नियमन में कार्य करती है। और यह जो है कंपनी सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत जो है ग्राहकों से जो ऋण वसूलती है एंड ऋण वसूलने का अधिकार जो है एआरसी को बैंक जो होते हैं ऋण वसूलने संबंधी जो अधिकार होता है वो आरसी को दे देते हैं। एंड जो ये ऋण वसूलने के पश्चात जो है एक निश्चित समझौता के जरिए जो एआरसी जो है कुछ धनराशि का भुगतान जो है बैंकों को करता है। एंड एआरसी द्वारा जो है क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बाइनर एंड क्यूआईबी को जो सिक्योरिटी रिसिप्ट जारी की जाती है, जिससे जो है क्यूआईबी निवेश की जो है संभावना बढ़ जाती है। एंड ये संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य जो है बैंकों की जो है बैलेंस शीट को जो साफ करना तथा दबावग्रस्त परिसंपत्तियां जो होती हैं उसको कम करना होता है। तो इसलिए जो है एआरसी को लाया गया ताकि जो है एनपीए को वसूला जा सके। एंड नेक्स्ट है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो प्रबंधन को सुधारने के लिए लाया गया ताकि जो है, और यह जो 7 सूत्रीय कार्यक्रम है इसके अंतर्गत जो इसलिए इसको मिशन इंद्रधनुष नाम देंगे क्योंकि इसमें 7 कार्यक्रम शामिल हैं। पहला है अपॉइंटमेंट, नियुक्ति। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो है प्रबंधन स्तर पर जो नियुक्ति प्रक्रिया को जो अधिक पारदर्शी करना पहला इसका उद्देश्य है। दूसरा है बैकबोर्ड ब्यूरो, बैकबोर्ड ब्यूरो मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो प्रबंधन का जो है नियमन करना। नेक्स्ट है
कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण, केंद्र सरकार द्वारा जो है मतलब केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में जो बैंकों से अधिक पूंजी की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है डी स्टेयरिंग, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो सरकारी योजनाएं होती हैं पूरा करने संबंधी जो तनाव दबाव को कम करना। नेक्स्ट है इम्पावरमेंट में बैंकिंग प्रबंधन में सरकार के हस्तक्षेप को कम करना तथा प्रबंधन को जो अधिक सशक्त बनाना। नेक्स्ट है फ्रेमवर्क, जवाबदेहिता को बढ़ाने के लिए जो है निष्पादन के आधार पर जो है अधिक अच्छे ढंग से जो है कार्यप्रणाली को बैठाना। नेक्स्ट है गवर्नेंस में यह है कि बैंकों के जो प्रशासनिक ढांचे हैं उनको पारदर्शी करने के लिए जो ई गवर्नेंस का प्रयोग करना। तो इसलिए जो है नेक्स्ट वाला टॉपिक है FSIB, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो। FSIB जो है 2002 में गठित यह संस्था जो है जो कि बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर जो इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय संस्थाओं में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सुधारना है तथा वित्तीय संस्थाओं में जो पूर्णकालिक जो निदेशक होते हैं और अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति की सिफारिश करना है तथा उन्हें जो है तथा उन्हें परीक्षण की सुविधा तथा यह एक सरकारी एवं स्वायत्त संस्था है। नेक्स्ट है 4R क्या है? 4R जो है 4R, पहला तो R यह है कि रिकॉग्निशन, NPA के सूक्ष्म विश्लेषण करना। पहला जो है रिकैपिटलाइजेशन, बैंकों में जो पुनः पूंजी की जब व्यवस्था करना। रिजोल्यूशन, तीसरा R है रिजोल्यूशन, NPA को जो कम करने के लिए विभिन्न समाधान प्रस्तुत करना। एंड जो है रिफॉर्म, सर्वाधिक उपयुक्त समाधान का चयन करना। तो 4R का मतलब यही है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट सतत शब्द का तात्पर्य जो है बैंकों की आर्थिक स्थिति को जो है सशक्त करना है। एंड जो है सुनील मेहता समिति की जो है सिफारिश के आधार पर इसकी जो है शुरुआत की गई। एंड जो इस योजना में NPA को वसूलने संबंधी प्रक्रिया की जो है NPA की वसूली की प्रक्रिया को जो है राशि के अनुसार वर्गीकृत किया गया। तो प्रोजेक्ट सशक्त में पहला जो 50 करोड़ या फिर उससे कम, 50 करोड़ और उससे कम के जो है NPA बैंकों द्वारा संचालन समिति का जो गठन किया जाएगा तथा 90 दिनों के अंदर जो है इस कैटेगरी में 50 करोड़ से कम या 50 करोड़ या फिर उससे कम वाले ऋणों को वसूला जाएगा। दूसरे में जो है 50 से 500 करोड़ रुपए तक के ऋणों को इसमें जो इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट लीड बैंक द्वारा जो 180 दिन में जो है इसका समाधान प्रस्तुत किया। एंड नेक्स्ट है 500 करोड़ से अधिक के NPA वाले, तो इसको जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी का गठन किया जाएगा जो कि इससे संबंधित जो है ऋणों को वसूलेगी। तो इन सभी मामलों में अगर किसी प्रक्रिया का समाधान ना निकले, किसी मामले का समाधान ना निकले तो उसको जो है ABC इंटरबैंक कॉर्पोरेशन को जो है के तहत निपटाया जाएगा। नेक्स्ट है बैड बैंक जो है भारत में जो NPA को कम करने के लिए तथा ये लेक्चर नंबर 14 है। तो लेक्चर नंबर 14 में पहला हमारा टॉपिक है बैड बैंक। जो बैड बैंक है, बैड बैंक भारत में NPA को कम करने तथा बैंकों के बैलेंस शीट को साफ करने के लिए उसको इस उद्देश्य से जो है प्रथम बैड बैंक के रूप में जो है NARCL की स्थापना की गई। तो बैड बैंक का कार्य विभिन्न बैंकों से जो है उनके NPA को खरीद कर उनकी जो बैलेंस शीट है उसको क्लीन करना है तथा इस प्रकार यह वित्तीय संस्थाओं के जो NPA को कम करने में जो सहायक होता है। NARCL है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो NARCL जो है इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किया गया। तो एक कंपनी के रूप में कार्य करते हैं। इसे NARCL के इसे ARC के रूप में कार्य करने का जो है लाइसेंस RBI के द्वारा दिया गया। NARCL जो में 91% जो हिस्सेदारी है वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं सार्वजनिक क्षेत्र के जो है वित्तीय संस्थाओं की होगी। एंड जो है यह संस्था जो है
कई प्रकार के चरणों में जो अलग अलग जो है अलग अलग जो सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। तो एनआरसीएल की कार्यप्रणाली क्या है? एनआरसीएल की कार्यप्रणाली यह है कि कंपनी वित्तीय संस्थाओं को जो है दबावग्रस्त जो परिसंपत्तियाँ होती हैं उसके बदले जो है 15% नकद तथा 85% सिक्योरिटी के रिसिप्ट के रूप में जो भुगतान करेगी तथा जो 5 वर्ष तक वैध रहेगा। तो एनआरसीएल जो दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए जो एक लीड बैंक का ऑफर देंगे लीड बैंक को। एंड एनआरसीएल द्वारा जो है 500 करोड़ रुपए से अधिक की दबावग्रस्त परिसंपत्ति है तो समाधान लाया जाएगा। नेक्स्ट है आईडीआरसीएल, इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो एनआरसीएल के साथ साथ जो अन्य इकाई भी जो है आईडीआरसीएल द्वारा जो है भी गठन किया गया है। यह एक जो सेवा प्रदाता कंपनी है जो परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए जो है गठित की गई है। एंड आईडीआरसीएल में निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं को जो हिस्सेदारी होगी 51% होगी। एंड इस प्रकार यह निजी क्षेत्र की इकाई के रूप में कार्य करेगी। एनआरसीएल द्वारा जो दिए गए ऑफर को यदि लीड बैंक ने स्वीकार कर लिया तो उस स्थिति में आईडीआरसीएल परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने का कार्य करेगी। इस प्रकार आईडीआरसीएल एक जो एसेट मैनेजमेंट जो है कंपनी के रूप में जो है कार्य करेगी। एनआरसीएल का पंजीकरण जो है बैंक तथा एनबीएफसी के द्वारा जो है इसके माध्यम से जो इसका पंजीकरण कराया जाएगा एंड जो है इसके देख रेख की जो है कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट आईबीसी क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करेंसी कोड, दिवालिया एवं शोधन अक्षमता संहिता। इंसॉल्वेंसी मतलब होता है यह वह स्थिति जब कोई व्यक्ति या कंपनी अपने जो वित्तीय देयताओं को जो पूरा करने में असमर्थ हो जाता है तो उसे दिवालियापन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस स्थिति में जो कंपनी की जो देयताएं होती हैं उसकी परिसंपत्तियों से जो है अधिक हो जाती हैं। तो इस स्थिति में जो है इसी को हम इंसॉल्वेंसी यानी दिवाला कहते हैं। नेक्स्ट बैंक करेंसी, दिवालियापन के बाद जो वह कानूनी प्रक्रिया जिसके द्वारा जो वित्तीय संस्थाएं अपने जो बकाया ऋण की जो वसूली करते हैं उसी को जो है बैंक करेंसी कहलाती है। एंड कोड उसे कहते हैं जब किसी बिंदु विशेष पर जो कानूनों से व्याप्त जटिलता को जो कम करने एवं सरल एवं पारदर्शी प्रक्रिया की स्थापना की जाती है तो उसी को हम संहिता कहते हैं। तो आईबीसी की जो आवश्यकता क्यों पड़ी? तो भारत में दिवालियापन की प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न कानून उपलब्ध थे जिसके कारण जो दिवालियापन प्रक्रिया में जो है लगभग जो है 4 वर्ष जो है उसके दिवालियापन संबंधी जो प्रक्रिया है 4 वर्ष का से अधिक का समय लग जाता था उसको सुधरने में। तो इसी परिणाम स्वरूप न केवल उनके समय तथा बैंकों की बैलेंस शीट खराब होती थी बल्कि जो परिसंपत्तियों के मूल्य ह्रास के कारण जो बैंकों के बकाया ऋण वास्तविक मूल्य प्राप्त करने तक नहीं हो पाता था। बकाया ऋण का जो स्थिति है जितना कि उनको प्राप्त होना चाहिए वो नहीं मिल पाता था वास्तविक बकाया ऋण। तो आईबीसी का उद्देश्य यही है कि दिवालियापन का जो है पूर्ण प्रक्रिया को जो है समयबद्ध रूप से जो पूरा करना और ऋणदाता को जो ऋण वसूलने संबंधी जटिल कानूनी प्रक्रिया से जो है मुक्ति दिलाना तथा आर्थिक रूप से वहनीय प्रक्रिया को जो है लागू करना जिसका वहन जो है हर बैंक कर सके और जो है अपने दिवालियापन की स्थिति को जो अधिक कम समय में जो सुधार। एंड आईबीसी के तहत संस्थागत आयाम इसके हैं जैसे कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। तो यह एजेंसी जो है किसी कंपनी की वर्तमान आर्थिक स्थिति का जो अध्ययन करके दिवालियापन हो या न होने की जानकारी देती है। एजेंसी में कार्यरत जो तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की तरह जो है उनको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। तो यह संस्था जो है ऋणी के जो विभिन्न आर्थिक आंकड़ों को आवश्यकता अनुसार जो है आईपीए को उपलब्ध कराती है। इन आर्थिक स्थितियों में जो है कंपनी की वर्तमान जो देयताएं होती है परिसंपत्ति की जानकारी दी जाती है। एंड जो है नेक्स्ट ट्रिब्यूनल में जो है आईपीए द्वारा जो है प्रस्तावित जो CIRD होती है पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार जो ट्रिब्यूनल का होता है। एंड जो यदि यह मामला जो किसी व्यक्ति या साझेदारी फर्म से संबंधित हो तो इस पर जो निर्णय देने का अधिकार जो DRT के पास होता है। यदि ये मामला जो है किसी कंपनी या फिर अथवा LLP से संबंधित हो तो प्रक्रिया को जो एनआरसीएल द्वारा जो निपटाया जाएगा या निर्णय लिया जाएगा। तो आईबीसी की विशेषताएं ये होती है कि दिवालियापन की प्रक्रिया जो है ऋणी अथवा ऋणदाता के निवेदन पर प्रारंभ की जा सकती है। एंड जो है दिवालियापन का मामला जो है प्रक्रिया प्रारंभ होने से जो 330 दिनों में जो है इसको पूरा कर लिया जाएगा। मात्र 330 दिनों में जो है दिवालियापन का जो है समाधान कर लिया जाएगा। एंड कंपनी के परिसंपत्तियों का जो है लिक्विडेशन नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
एंड इसकी आलोचना भी की गई। तो आईबीसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी जो है क्रेडिटर्स एनपीए की पूरी राशि नहीं वसूल पाते थे। तो इसीलिए जो है संहिता को पेशेवर व्यक्तियों के अभाव एंड विवादित मामलों की जो है अत्यधिक संख्या के कारण जो है समय पर जो पूरा ना होने के कारण जो है इसके जो है इस पे भी कई प्रकार के जो प्रश्न खड़े हुए। एंड जो आईबीसी को लागू करने के लिए जो नियामकों के पास जो पर्याप्त अधिकार नहीं है। एंड नेक्स्ट है प्री लैग इंसॉल्वेंसी जो है रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो आईबीसी में जो संशोधन के माध्यम से जो एमएसएमई इकाइयों के लिए जो है दिवालियापन संबंधी प्रक्रिया में जो एक नया प्रस्ताव दिया गया। इस प्रक्रिया में जो मुख्यतः 1 करोड़ रुपए तक जो है डिफ़ॉल्ट करने वाली जो एमएसएमई इकाइयों को जो शामिल किया गया। एंड जो ये समयबद्ध रूप से जो एनपीए को वसूल करने में जो अधिक सहायक होगी। जैसे कि पहला है पीआईआरपी एंड जो सीआईआरपी। तो पीआईआरपी जो है यह जो है ऑक्ट ऑफ द कोर्ट मामले को निपटाया जाएगा। इसमें जो है ऋणी अपने जो फर्म का नियंत्रण बनाए रखेगा। एंड 120 दिनों में जो है प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। एंड जो है सीआईआरपी जो है सार्वजनिक क्षेत्र नीलामी प्रक्रिया द्वारा जो लिक्विडेशन होगा एंड फर्म का जो प्रबंधन पेशेवर व्यक्तियों के पास होगा। और ये जो है 330 दिनों में जो है यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये पूरी जो प्रक्रिया होती है एनपीए संबंधी जो है कुछ कठोर कार्रवाइयाँ की गई। एंड जो है इसमें जो है एनपीए संबंधी कुछ कठोर त्वरित कार्रवाइयाँ की। जैसे आरबीआई द्वारा जो वित्तीय संस्थाओं में जोखिम अधिक होने के कारण जो है कई प्रकार के समाधान प्रस्तुत किए गए, कार्रवाई की गई। इसका उद्देश्य जो वित्तीय व्यवस्था में व्याप्त जोखिम को जो है कम करना था तथा न्यूनतम करके जो है जो जमाकर्ता है उनके हितों को रक्षा करना था। जब किसी बैंक का जो नेट एनपीए जो 6% से अधिक हो जाए तो आरबीआई द्वारा जो उस पर कठोर कार्रवाई की जाती है, जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल जैसे कि साख ऋण क्षमता पर प्रतिबंध लगा जाएगा, प्रोविजनिंग की राशि में वृद्धि कर दी जाएगी, नए कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, साख विस्तार का पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, निदेशक मंडल में जो है नियुक्ति एवं पद मुक्ति पर जो प्रतिबंध लगा दी जाएगी, एनपीए की जो व्यापक समीक्षा की जाएगी एंड सीएआर में वृद्धि कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो सरकार जो बैंकों में जो पैसे लोग जमा कर किए रहते हैं, अगर बैंक दिवालिया हो जाए तो उनके पैसे का क्या होगा? उनको तो वो जमा हुए पैसे ही नहीं मिलेंगे। तो उस स्थिति को सुधारने के लिए जो है ताकि एनपीए बनने से ही जो है बैंक दिवालिया हो जाते हैं। अगर एनपीए का भार अधिक हो जाए तो बैंक दिवालिया हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर 6% किसी बैंक पर एनपीए का बोझ हो जाता है तो सरकार उन पर ये कठोर प्रतिबंध लगा देती है ताकि वो जो है दिवालियापन से बच पाएँ। एंड